आज हम कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 7 निर्देशन के अंतर्गत अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, अनौपचारिक संचार क्या है? देखिए, यह संचार की वह प्रणाली है जिसमें किसी भी निश्चित क्रम का पालन नहीं किया जाता। जो संगठन में पदानुक्रम होता है उसका पालन यहाँ नहीं किया जाता। वह संप्रेषण जो व्यक्तियों एवं समूहों के मध्य आधिकारिक या औपचारिक रूप से नहीं होता है, अनौपचारिक संप्रेषण या संचार कहलाता है। इसके अंतर्गत विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान संगठन की पद सोपान श्रृंखला के अनुसार नहीं होता है। जो पद सोपान श्रृंखला है उसका पालन नहीं किया जाता। कोई भी अधिकारी अपने किसी भी अधीनस्थ से सीधा संप्रेषण कर सकता है। दूसरा प्रश्न है, नेतृत्व की कौन सी शैली शक्ति के उपयोग में विश्वास नहीं करती जब तक कि यह बिल्कुल जरूरी न हो? देखिए, अबंध अथवा मुक्त रोक नेता नेतृत्व शैली शक्ति के उपयोग में विश्वास नहीं करती जब तक कि यह बिल्कुल जरूरी न हो। इस शैली में जो कर्मचारी है, जो अधीनस्थ हैं, जो अनुयायी हैं, उनको कार्य करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है, उन्हें अधिकार दे दिए जाते हैं और वे अपने अनुसार कार्य करते हैं। नेतृत्व करने वाला व्यक्ति उनके किसी भी कार्य में दखल नहीं देता है जब तक कि आवश्यक न हो। तीसरा प्रश्न है, संचार प्रक्रिया में कौन सा तत्व संदेश को शब्दों, प्रतीकों, हाव भाव आदि में परिवर्तित करने में शामिल होता है? वह तत्व है एनकोडिंग। संचार प्रक्रिया में एनकोडिंग संदेश को शब्दों, प्रतीकों, हाव भाव आदि में परिवर्तित करने में शामिल है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, मजदूर हमेशा अपनी अक्षमता दिखाने की कोशिश करते हैं। जब उन्हें कोई नया काम दिया जाता है वे हमेशा किसी भी तरह का काम लेने के इच्छुक नहीं होते। मांग में अचानक बढ़ोतरी के कारण एक फर्म अतिरिक्त आदेशों को पूरा करना चाहती है। पर्यवेक्षक को स्थिति से निपटना मुश्किल हो रहा है। निर्देशन के तत्व बताएं जो पर्यवेक्षक को समस्या को संभालने में मदद कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर पर्यवेक्षक अपने कर्मचारियों को प्रेरणा प्रदान करके, अभिप्रेरित करके इस समस्या का समाधान कर सकता है। यहां मजदूरों को प्रेरणा दिए जाने की आवश्यकता है। पर्यवेक्षक को मजदूरों को प्रेरित करना चाहिए और उन्हें अपनी क्षमताओं के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उसे श्रमिकों की आवश्यकताओं की पहचान करनी चाहिए। देखिए, उसे श्रमिकों की आवश्यकता की पहचान करके उसे पूरा करने का आश्वासन देना चाहिए, उन्हें अभिप्रेरित करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट अगर वह सही तरीके से कर लेगा तो संगठन के कार्य आसानी से संपादित हो जाएंगे। लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, संचार की अर्थपूर्ण बाधाएं क्या है? देखिए, अर्थपूर्ण बाधाएं संकेतीय बाधाएं या सांकेतिक बाधाएं होती है। संचार की अर्थपूर्ण बाधाएं संकेतीय बाधाएं होती हैं। संचार की संकेतीय बाधाएं उन समस्याओं तथा बाधाओं से संबंधित है जो संदेश की एनकोडिंग अथवा डिकोडिंग करने की प्रक्रिया में उन्हें शब्दों अथवा संकेतों में परिवर्तित करते समय आती है। जब संदेश को शब्दों व संकेतों में परिवर्तित किया जाता है तब यह समस्या उत्पन्न होती है। कौन कौन सी बाधाएं हैं? संदेश की अनुपयुक्त अभिव्यक्ति, संदेश की सही तरीके से अभिव्यक्ति नहीं करना, विभिन्न अर्थों सहित संकेतक, संकेतकों के जो अर्थ होते हैं वो कई हो सकते हैं तो इसके कारण भी बाधा उत्पन्न होती है। त्रुटिपूर्ण रूपांतर या अनुवाद, जब भी एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है यदि वह सही तरीके से नहीं होगा तो यह भी बाधा उत्पन्न करता है। अस्पष्ट संकल्पनाएं, यदि जो धारणा है, पहले से बनी हुई धारणा है, वह अस्पष्ट है तो भी बाधा उत्पन्न हो जाती है। तकनीकी विशिष्ट शब्दावली, यदि संकेत प्रदान करते समय यदि जब भी संप्रेषण किया जा रहा है उसमें तकनीकी शब्दों की भरमार है तो एक सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। शारीरिक भाषा तथा हाव भाव की अभिव्यक्ति की डिकोडिंग, शारीरिक भाषा तथा हाव भाव की जो अभिव्यक्ति है वह मेल नहीं खा रही है अपने बोलने से तो यह भी बाधित कर देती है संप्रेषण को। अगला प्रश्न है, चित्र की मदद से अभिप्रेरणा की प्रक्रिया की व्याख्या करें। यहां अभिप्रेरणा की प्रक्रिया को पूछा गया है। देखिए, हर मनुष्य की कई असंतुष्ट आवश्यकताएं होती है जिनको वह पूरा करना चाहता है लेकिन वे पूरी नहीं हो पाई हैं। इससे उसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है और वह कई प्रकार के आवेग प्रदर्शित करता है। मनुष्य की एक असंतुष्ट आवश्यकता तनाव को जन्म देती है जो उसमें आवेग उत्पन्न करता है। ये संवेग ही खोजने की प्रवृत्ति
या व्यवहार का सृजन करती है ताकि उस आवश्यकता की पूर्ति हो सके। और जो ये आवेग हैं, ये संवेग हैं, यही व्यक्ति के व्यवहार का सृजन करती है, जिसमें वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति के माध्यमों को खोजता है, किस प्रकार वह आवश्यकता पूरी होगी। यदि उस आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है तो व्यक्ति तनाव से मुक्त हो जाता है, और जब व्यक्ति की आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है वह तनाव से मुक्त हो जाता है। चित्र के रूप में देखते हैं बच्चों, असंतुष्ट आवश्यकताएं, जब ये असंतुष्ट आवश्यकताएं होती है तो व्यक्ति में तनाव आता है, तनाव से आवेगों का जन्म होता है और व्यवहार का सृजन होता है। वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास करता है। आवश्यकता की संतुष्टि, जब आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है तो तनाव में कमी आती है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3, अंगुरी लता संचार के विभिन्न नेटवर्क बताएं। देखिए, अंगुरी लता तंत्र के कई नेटवर्क हैं, इनमें प्रमुख है इकहरी श्रृंखला तंत्र। इसमें प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से एक क्रम में संप्रेषण करता है। देखिए, इसमें क्या होता है, जहां से स्रोत है, जहां से संदेश प्रारंभ हो रहा है, वह किसी एक व्यक्ति को संदेश देगा, वह किसी अन्य व्यक्ति को संदेश देगा। इस प्रकार इकहरी श्रृंखला तंत्र में यह संदेश प्रसारित होता है। अफवाहें या गपशप तंत्र में प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी चयनित आधार के सभी से बातचीत करता है। जब गपशप लगाई जाती है, जब अफवाहें फैलती है, तो उसमें जो स्रोत होता है वह किसी को सूचना देगा, किसी को संदेश देगा, वहां से किसी अन्य के पास सूचना जाएगी। इस प्रकार वह बिना किसी आधार के, बिना किसी क्रम के सूचना प्रसारित करता रहता है। संभाव्यता तंत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बिना किसी उद्देश्य के सूचनाओं को आदान प्रदान करता है। देखिए, संभाव्यता तंत्र में क्या होती है कि जो सूचना का स्रोत है वह किसी व्यक्ति को सूचना दे रहा है और किसी को नहीं दे रहा है, फिर किसी को सूचना दे दी, इस व्यक्ति को नहीं दी, इसको दे दी। तो इस प्रकार वह किसी को देता है, किसी को नहीं देता, बिना किसी आधार के वह किसी को सूचना प्रदान करेगा और किसी को नहीं करता। यह संभावित नहीं होता कि किसके पास सूचना प्रसारित की जाएगी। समूह तंत्र में व्यक्ति उन्हीं के साथ विचारों का आदान प्रदान करता है जिस पर उन्हें विश्वास होता है। व्यक्ति उन्हीं व्यक्तियों को संदेश देता है जिन पर उसे विश्वास होता है। इसको 2 व्यक्तियों पर विश्वास है, इसे 1 व्यक्ति पर, इसे फिर 2 व्यक्तियों पर विश्वास है। तो इस प्रकार से सूचना आगे बढ़ती चली जाती है। अनौपचारिक तंत्र में जो अंगुरी लता संप्रेषण है, इसके अंदर सबसे ज्यादा समूह तंत्र में ही सूचनाएं प्रसारित होती है। लोग अपने विश्वास वाले व्यक्ति को ही सूचना प्रदान करते हैं। चौथा प्रश्न है, निर्देशित करने के किन्हीं 3 सिद्धांतों की व्याख्या करें। निर्देशन के सिद्धांत, अधिकतम व्यक्तिगत योगदान। यह सिद्धांत इस पर बल देता है कि निर्देशन की तकनीकें सभी व्यक्तियों को संस्था में सहायता दे कि वे अपनी संभावित क्षमताओं का अधिकतम योगदान संगठनिक उद्देश्यों की पूर्ति में दे सकें। देखिए, इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो व्यक्ति काम कर रहे हैं एक संगठन में, वे संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान, अधिकतम योगदान संगठन को दे। संगठनिक उद्देश्यों में तालमेल। देखिए, कर्मचारियों के व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं और संगठन के सांगठनिक उद्देश्य होते हैं। इन दोनों में द्वंद्व चलता रहता है, दोनों ही अलग अलग होते हैं। व्यक्ति अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। जब इन दोनों में एक रूपता या तालमेल स्थापित कर दिया जाएगा, जब ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, तो व्यक्तिगत उद्देश्य भी पूरे होंगे और संगठन के सांगठनिक उद्देश्य भी पूरे होंगे। कर्मचारियों के व्यक्तिगत उद्देश्यों तथा सांगठनिक उद्देश्यों में आपस में द्वंद्व होता है। अच्छा निर्देशन इन दोनों में तालमेल बिठाता है तथा कर्मचारी को यह विश्वास दिलाता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब संगठन के सामूहिक हित पूरे होंगे, संगठन के उद्देश्य पूरे होंगे, तो उस कर्मचारी के व्यक्तिगत उद्देश्य, उसके व्यक्तिगत हित भी पूरे होने लगेंगे। आदेश की एकता। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि कर्मचारियों को केवल एक ही उच्च अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए। यदि उसे कई अधिकारी आदेश देंगे तो भ्रम की स्थिति होगी, उसका कार्य प्रभावित होगा। अगला प्रश्न है, एक संगठन में विभागीय प्रबंधकों में से एक दृढ़ है और एक बार निर्णय लेने के बाद वह विरोधाभास नहीं चाहता। परिणाम स्वरूप कर्मचारियों को हमेशा लगता है कि वे तनाव में हैं और प्रबंधक के सामने अपनी राय और समस्याओं को व्यक्त करने में डरते हैं। प्रबंधक द्वारा अपने अधिकार के प्रयोग के तरीके में क्या समस्या है? आइए देखते हैं। प्रबंधन ने
संस्था के कार्यस्थल पर एक वातावरण बना रखा है जिसमें प्रत्येक कर्मचारी अपने आप को तनाव में महसूस करता है। ऐसा वातावरण है जिसमें कर्मचारी अपने आप को तनावग्रसित पाता है। कर्मचारियों के इस तनाव को दूर करने के लिए निम्न कदमों का सहारा लिया जाना चाहिए। पहला कदम है प्रबंधक को संस्था में प्रभावशाली पर्यवेक्षण प्रणाली को अपनाना चाहिए। पर्यवेक्षण की अच्छी पद्धति को वहां अपनाना चाहिए। समय पर पर्यवेक्षण प्रणाली की जांच करते रहना चाहिए। जरूरत हो तो उसमें आवश्यक संशोधन भी करने चाहिए। पर्यवेक्षण प्रणाली की जांच हो और उसमें समय पर संशोधन भी करने चाहिए। दूसरा, कर्मचारियों के साथ डांटने, फटकारने व कमियां निकालने वाले व्यवहार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि वहां पर उसके साथ एक मित्र के रूप में व्यवहार करना चाहिए और संस्था के कर्मचारियों में व प्रबंधकों में एक दूसरे के साथ सहयोग करने की भावना का विकास करना चाहिए। जब सहयोग की भावना उत्पन्न होगी कर्मचारी और अधिकारियों के मध्य, तो काम अच्छे तरीके से होगा। एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना के साथ कार्य होगा और काम की गुणवत्ता भी अच्छी होगी और काम समय पर अच्छी कार्यकुशलता के साथ पूरा किया जा सकेगा। प्रशिक्षण प्रणालियों का विकास व समय पर उन प्रणालियों में सुधार करने का प्रयास भी करने चाहिए। देखिए, प्रशिक्षण प्रणालियों में सुधार करना चाहिए और समय पर प्रशिक्षण प्रदान करने के द्वारा भी कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। एक प्रतिष्ठित हॉस्टल ज्ञान प्रदान अपने कर्मचारियों के बच्चों को चिकित्सा सहायता और मुक्त शिक्षा प्रदान करता है। यहाँ कौन सा प्रोत्साहन उजागर किया जा रहा है, इसकी श्रेणी बताएं और उसी श्रेणी के किन्हीं दो प्रोत्साहनों का नाम दें। ज्ञान प्रदान अपने कर्मचारियों के बच्चों को चिकित्सा सहायता और मुक्त शिक्षा प्रदान करता है। यहाँ अनुलाभ पर प्रोत्साहन उजागर किया जा रहा है। यहाँ अनुलाभ दिया जा रहा है। अनुलाभ वित्तीय प्रोत्साहन का एक प्रकार है। कुछ अन्य वित्तीय प्रोत्साहन है बोनस, सेवानिवृत्ति लाभ, स्टॉक विकल्प, लाभ में भागीदारी इत्यादि। देखिए बच्चों, ये थे इस अध्याय के अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।